हेलो मेरी जान, तुम सब कैसे हो और पढ़ रहे हो कि नहीं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर 3 मैट्रिसेस का ये लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें हम जो है एक्सरसाइज 3.1 के ऑल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले कॉपी किताबवा निकाल लिया, तब तो ना पढ़ाई हुई, नहीं तो कैसे पढ़ाई हुई। चलो, तो कॉपी पेन मैंने भी निकाल के सब रख लिया है, आप भी निकाल के रख लो। चलो शुरू करते हैं। चलो, तो ये जो मैट्रिसेस है आपका क्लास 12th का, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। ये जो मैट्रिसेस है ये आपका मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिसेस है ये मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिक्स का प्लूरल ही मैट्रिसेस कहलाता है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो क्या आप सोचे होंगे आप हमको इंग्लिश सिखा रहे हो? नहीं, मैं बता रहा था कि ये प्लूरल है मैट्रिसेस और ये आपका सिंगुलर है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। और हिंदी वाले को भी बता दूं, हिंदी में इसको हम आबिहू बोलते हैं, आबिहू, हिंदी में आबिहू बोलते हैं। ओके, तो चलो अब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स को हम सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। मैट्रिसेस आपका प्लूरल है। तो बात करते हैं कि भैया हमका क्लास 12th में इसकी ज़रूरत क्या थी मैट्रिसेस की, काहे ले आए इसको हम? अरे क्या ज़रूरत थी इसको ले आने की? इतनी बढ़िया ज़िंदगी हम जी रहे थे, हम इसको ले आके अपनी ज़िंदगी में बोझ बना लिए। इसको क्या कर, काहे लिए ले आ लिए? देखो, अब तक अभी आपने पढ़ा होगा, कैसे बोल रहा हूँ भाई, बार बार अटक रहा हूँ तो मुंह में थोड़ा प्रॉब्लम है, गलती से भी हगला जाऊँ तो सॉरी फॉर दैट। आपने अभी तक लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। 2x + 3y = 5, जिसकी डिग्री 1 हो। ओके, जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर बोलते हैं। ओके, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। एंड बात करें, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो हमको 2 इक्वेशन भी चाहिए होगी। तो 6x + 3y = 3। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई। ओके, तो इसको हम जो है आराम से सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पर अगर इससे ज़्यादा इक्वेशन आई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, मान लो यहाँ 2 की जगह हमारे पास एक जेड भी आ गया, जेड आ गया, तो जेड आ गया तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल होंगे तो 4 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो ये सब भैया हम कितना सॉल्व करें, कितना मेहनत अपनी बढ़ाएं। तो मैट्रिक्स का हमको काम क्या है? मैट्रिक्स का हमको काम है कि सॉल्व लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन सिंपलेस्ट मेथड। यानी ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड में सॉल्व करने की हमको टेक्निक बताता है। ओके, समझ में आया कि ये हमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड बताता है कि भैया फटाक के अंतर आए, इतना झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हम इसको भैया मैट्रिसेस को लेके आए। इतनी सारी बखाड़ा कौन खड़ा करे। अब बात करें तो मैट्रिसेस का बहुत यूज़ होने लगा है आपका कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, क्रिप्टोग्राफी में, बात करें बिजनेस स्टडी में, कोडिंग में, पता नहीं कहाँ भैया पूरा का पूरा सारा जगह इसका मैट्रिसेस का पूरा छाया हुआ है सारा जगह। ओके, समझ में आया कि हमको जो है सिंपलेस्ट मेथड में लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना था, इसीलिए हमने जो है मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया है और बोझ बढ़ा लिया। क्या हो, अब इसको भी पढ़ते हैं, उसको तो पढ़ ही रहे थे, उसको भी बोझ बढ़ा लिया। चलो हो गया, मैथमेटिशियन का काम था। चलो पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो पढ़ते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिसेस तो उसका प्लूरल फॉर्म है ना, मैट्रिक्स का प्लूरल ही आपका मैट्रिसेस है। तो इस तरह हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो,
तो मैट्रिक्स होता क्या है भैया? अभी तक हमने पढ़ा कि सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन सिंपलेस्ट मेथड में सॉल्व करने के लिए हमने मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया। मैट्रिक्स होता क्या है? तो मैट्रिक्स इज एन rectangular arrangement of numbers or functions. मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो सीरियस हो जाओ। तो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल नहीं जानते बेवकूफ़ कहीं के? रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की साइड्स जो हैं इक्वल हों, जैसे ये वाली जो है साइड जो है इक्वल हो, ये वाली साइड्स इक्वल हो, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबरों और फंक्शनों का। और ये जो नंबर्स और फंक्शन लिखे होते हैं इनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और एंट्रीज भी बोलते हैं। सुन लो भैया, ओके? मैट्रिक्स के एलिमेंट या एंट्रीज भी बोलते हैं। ओके। तो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर और फंक्शनों का। और मैट्रिक्स को हम जो है एक कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ओके, हालांकि इस तरह से हम मैट्रिक्स को नहीं लिखते हैं, अभी बताएंगे। जैसे हमने मान लो इधर 1 2 3 ले लिया एंड 4 5 और 6 ले लिया। ओके, इस तरह से ये नंबर ले लिया हमने। ओके, इस तरह से ये नंबर्स हमने ले लिया। अगर बताओ ये क्या हैं? तो इधर वाली ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली ये जो है ऐसे, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये 1 2 3 ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल यानी एकदम संपलाट, एकदम छत की तरह, प्लेन, एकदम प्लेन। हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। वर्टिकल किसको बोलते हैं? वर्टिकल इसको बोलते हैं खड़ा खंबे की तरह खड़ा। वर्टिकल ये खंबे की तरह एकदम भाई साहब खड़े हैं, इनको हम वर्टिकल बोलते हैं। ओके, और इसी को जो ये वर्टिकल वाला है इसको हम इस तरह से, इसको हॉरिजॉन्टल वाले को हम रो कहते हैं। ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई। और इसको ये जो वर्टिकल वाली थी इसको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। समझ में आया? फिर से समझाएं। अभी तो एक भी नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं। देखो, ये जो इस तरह से होते हैं, ये 1 2 3 ये जो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एकदम सीधे साधे नंबर सीधे जा रहे हैं ना, 1 2 3 सीधा रास्ता जा रहे हो। तो ये जो है सीधे वाले क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल, यानी एकदम प्लेन, सपाचट होगा तो आपका हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल वाले को रो 1 रो 2 और रो। अब सोचोगे 1 2 3 तो यानी आपकी 3 रोज हो गई? नहीं, ये पूरा का पूरा अकेला रो है और ये आपका दूसरा रो है। इसके नीचे कोई आएगा तो वो तीसरा रो हो जाएगा, फिर उसके नीचे चौथा रो, ऐसे। और ये जो होते हैं 1 4 2 5 3 6 ये आपके कॉलम है, कॉलम। ओके, और इन कॉलम, ये वर्टिकल वाले को ही हम कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को हम रो कहते हैं। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि जो छत की तरह है उसको हम रो, और जो एकदम खंबे की तरह है उसको हम कॉलम बोलते हैं। जैसे ये खंबा 1 4 2 1 एकदम खंबा की तरह है कि नहीं? इस तरह से समझ में आया? हालांकि इस तरह से हम मैट्रिक्स को नहीं लिखते हैं। मैट्रिक्स को हम लिखते हैं इस तरह से। ये तो हमने समझने के लिए बताया। ओए होए, समझने के लिए हमने बताया। मैट्रिक्स को लिखा इस तरह जाता है, समझे? सोचने में बड़ा आसान लग रहा था, काश इस तरह होता तो मज़ा ही आ जाता। तो मैट्रिक्स को इस तरह से हम लिखते हैं। ये आपका है उसी तरह, बस हमने क्या किया, ये वाली लाइन को हटा दिया। ये समझे? ये समझने के लिए बनाया था हमने। ओके, तो इस तरह से हमने इसको रो 1 कह दिया, इसको रो 2 कह दिया। ये पूरी की पूरी ये जो है ये रो 2 है और ये पूरी की पूरी आपकी रो 1 है। ओके, ये पूरी की पूरी 1 2 3 ये रो 1 है और 4 5 6 ये रो 2 है। बात करें तो आपका 1 4
ये आपका कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये आपका तीसरा कॉलम है, समझे। वर्टिकल वाले जितने भी खंबे की तरह होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। जितने भी आपके छत की तरह होते हैं, छत एकदम सीधा लेटा हुआ जो होता है वो आपका रो होता है। इस तरह से आपका ये हो गया। समझ में आया? आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया से समझा दिए, इतना बढ़िया तो कोई नहीं समझाएगा। ये समझने के लिए बनाए थे, ऐसे तुमको बनाना नहीं है। नोट करना हो कुछ भी नोट कर लो। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बताए ना, जो ये सीधे सीधे होते हैं, अच्छा खंबे की तरह, वो सॉरी खंबे की तरह नहीं, जैसे छत की तरह होते हैं, उन्हें हम रो कहते हैं। और जो खड़े खड़े होते हैं ऐसे, इनको हम कॉलम कहते हैं। जो ऐसे होते हैं इनको रो कहते हैं, और इनको जो ऐसे रहते हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, इसको हमने क्या कह दिया, आपका नंबर ऑफ रोज हमेशा जो है पहले आएगा और नंबर ऑफ कॉलम्स आपका हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा। ओके, नंबर ऑफ रोज हमेशा पहले नंबर पे और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा। इसको फेमस नोटेशन इसकी एम है। नंबर ऑफ रोज को हमने एम डिनोट कर दिया और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने एन डिनोट कर दिया। इस तरह से हमको मिल गया एम बाई एन। इसको हम एम क्रॉस एन नहीं बोलते, इसको हम एम बाई एन बोलते हैं। ओके, एम बाई एन, 3 कहाँ से आ गया, एम बाई एन। ओके, जैसे हम बोले इस मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर बताना है, तो जैसे हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे कहाँ पे, तो इसका जो ऑर्डर लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इसका ऑर्डर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो बताओ इसमें कितनी रो हैं, रो 1 रो 2, ये रो 1 है, ये रो 2, ऐसे होते हैं रो 1 रो 2, यानी 2 रोज हैं इसमें। कॉलम कितनी है फटाफट बताओ, C1 C2 एंड C3, 3 कॉलम हैं। इस तरह से अब इसको 2 क्रॉस 3 पढ़ोगे क्या, नहीं, इसको हम जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लिख लो 2/3 इसको पढ़ेंगे। ओके, ये मैट्रिक्स 2/3 की है। ओके, इसको हम क्रॉस नहीं, इसको बाय पढ़ते हैं। ओके, 2/3 की ये मैट्रिक्स है। ओके, और एक बार बता दें, अगर आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट आ जाएगा, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट आ जाएंगे कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट टोटल हैं। ओके, जैसे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आपका रो था और 3 कॉलम था, तो 2 × 3 यानी 6 एलिमेंट होने चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूँ 2/3 की मैट्रिक्स है, अगर मैं यहीं 3/2 की लिख दूँ तो क्या ये इक्वल होगा? आओ इधर देख लेते हैं कि यह इक्वल होगा कि नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आपका 2/3 की मैट्रिक्स थी। अगर मैं यहीं पे आपका 1 2 3 4 5 6, अब ये 3/2 हो गया। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे, तो क्या जवाब दोगे? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ऑर्डर का बहुत ही बहुत महान रोल होता है, बहुत महान रोल होता है। ओके, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंस। तो इस तरह से ये इज़ नॉट इक्वल, दिस इज़ नॉट इक्वल, इक्वल ऐसे नहीं होता, इक्वल ऐसे होता है। ओके, दिस इज़ नॉट इक्वल, गलत साइन, दिस इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होंगे। ओके, 2/3 और 3/2 आपका कभी, हाँ तो समझ गए, इसका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल नहीं होगा, समझे। जैसे ये 2/3 की मैट्रिक्स थी और ये 3/2, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो चलो अब NCERT का एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ एक बात ये याद रखना कि दोनों में एलिमेंट देखो 6 ही हैं, इसमें भी एलिमेंट 6 ही हैं और इसमें भी, पर आपकी ये मैट्रिक्स जो है ये इक्वल नहीं होगी।
ओके ओके। तो चलो एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी का लेते हैं। हमसे बोला 3 फैक्ट्रियां हैं, फीमेल वर्कर और मेल वर्कर हमको दिया। मेल वर्कर हमको दिए हैं 30, 25, 27। अब फीमेल वर्कर हमको दिए हैं 25, 31, 26। अब हमसे बोला है कि मैट्रिक्स इसको बनाओ। तो देखो 3/2 की बोला हमको मैट्रिक्स बनाओ इसको। तो 3/2 कैसे बनेगा? यानी 3 रोज होने चाहिए कि नहीं? पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम होता है। इतना सारा पढ़े हो, ये एप्लीकेशन है उसका, समझे? हाँ, इसको तुमको यूज़ करना बता रहे हैं। तो यहाँ 3 रोज हैं, 2 कॉलम, 3/2 की मैट्रिक्स है। अब 3 रोज बनाओ, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, इस तरह से आप मैट्रिक्स बना दो। 30, 25, 27 और 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम 25, 31 और 26। कितना ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ 3/2 लिख दो, हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, समझे? अब चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं, जगह बचाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला है कि किसी मैट्रिक्स में आपका 8 एलिमेंट्स हैं। कोई मैट्रिक्स है और इसमें आपके 8 एलिमेंट्स हैं। किताब लेकर बैठो, डिस्क्लेमर है, किताब लेकर बैठो। चलो कितना बार बताओगे? 8 एलिमेंट्स हैं। तो हमसे पूछा है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं? 8 के सारे फैक्टर्स होंगे कि एक तरह को कितने 8 को कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। 8 यानी 8 को कितने तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हो, वही आपका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो 1 8 जा 8 और 8 का नम 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8। इस तरह से यही चारों आपकी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो पाएंगी। ओके क्लियर है सारी चीज़ें कि एक अठे 8, 8 का नाम 8, उल्टा करते जाओ मैट्रिक्स आती जाएगी। पर अगर मैं पूछूं ये 2 और 2/4 की मैट्रिक्स और ये 4/2 की मैट्रिक्स क्या इक्वल हैं? नॉट इक्वल। ओके, नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है। ये हमने बस इस तरह से उसको उल्टा कर दिया, बस इक्वल नहीं है ये। ओके, ये 2/4 की मैट्रिक्स और ये 4/2 की मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं होंगी। ओके, तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा था, समझे? अब हम अपने कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। चलो तो भैया हमारे पास एक ज़मीन है। ओह, मैं तो इस पर घर बनाऊंगा। एक ज़मीन है हमारे पास। तुम्हारे पापा लोगों ने ज़मीन खरीदी होगी। अरे राजा आदमी हो तुम लोग, कहाँ हम लोग गरीब आदमी। देखो एक बड़ी सी ज़मीन थी और उस ज़मीन पे एक मानव रहता था। नहीं, उस ज़मीन पे 3 गलियां बनाई गई उस पर हीरो होंडा और ट्रक चलाने के लिए। नहीं, ये गलियों में क्या था? ये गलियों में 3 घर थे। 1 2 3 3 गलियां और 3 घर थे। एक गली में ये गली नंबर 1, ये गली नंबर 2, ये गली नंबर 3, ये घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3, समझे? ये घर हैं, समझे? हाँ, तो देखो यहाँ पे गली नंबर 1 के फर्स्ट घर में ए रहता है, गली नंबर 1 के दूसरे घर में आपका बी, यहाँ पे गली नंबर 1 के तीसरे घर में टी, ऐसे डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से ये सारे लोग रहते हैं। ओके, अगर इधर आ जाओ, हमने क्या किया? A11 लिखा, A11 अभी पूरा लिख दें तब बताएं तुमको? ठीक है, पहले पूरा लिख दो तब हमको बताओ। A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब भैया बताओ ये तुमने लिखा क्या है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है ये। नहीं, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये 3/3 की मैट्रिक्स है। इतना तो अब हो जाना चाहिए, 3/3 की मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ए क्या है? ए उस गली में रहने वाला आदमी है, समझे? आप उसी तरह से हो कि आप कहीं कुरियर भेज रहे हो, आप किसी को कुरियर भेज रहे हो और आप पहले उसका देखो, आपने क्या किया, उसका नाम नहीं लिखा है, आपने केवल उसका एड्रेस लिखा है। एड्रेस क्या लिखा है कि आपने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। आपने पोस्टमैन को बोल दिया है कि मैं घर बता दे रहा हूँ, गली बता दे रहा हूँ, बस तुमको क्या है उस आदमी को खोज के निकालना है, उसका नाम पूछना है तुमको, समझे? A11 यानी गली नंबर 1 में जो पहला घर है वो किसका है? ये वाला होता है गली, ये वाला होता है आपका, ये वाला पहला वाला होता है गली, दूसरा वाला आपका क्या है? घर। तो गली नंबर 1 में जो पहला घर है वो किसका है? देखो यहाँ पे आपने नाम नहीं लिखा है, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, ये ए है। हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति रहता है ए, बस हमने क्या किया, उसका नाम नहीं पता हमको कि कौन है भाई कौन नहीं, समझे? तो ये भाई साहब, आप कोई भाई साहब थे, वो गए तो उन्होंने देखा कि गली नंबर 1 के फर्स्ट घर में जो रहते थे वो ए रहते हैं। उस तरह से उनको जांच हो गई कि गली नंबर 1 में जो फर्स्ट घर है वो ए का है। अगर बात करें, अगर आपका गली नंबर 1 के दूसरे घर में उनको भेजे हैं तो वो गली नंबर 1 के दूसरे घर में किसका है? वो बी का घर है। ओके, ऐसे ही अगर हम 21 यानी गली नंबर 2 के फर्स्ट घर में भेजे तो वो किसका घर है? वो डी का घर है। गली नंबर 3 में जो फर्स्ट घर है वो किसका है? वो जी का है। इस तरह से आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ओके, कौन से सदस्य इसमें, कौन से सदस्य कौन से घर में रहते हैं, आपको सारे के सारे रोग मिल जाएंगे। ओके, तो सेम इसी तरह मैट्रिक्स का खेल है। अब मैट्रिक्स का खेल कैसे है इधर बताते हैं। देखो, अब इसको हमने बताया था कि ना मैट्रिक्स को इस तरह से लिख लेते हैं, पर हम इस तरह से लिखते नहीं हैं, लिखते हम इस तरह से हैं, ABCDEFGHI। एंड बात करें ये कितने की मैट्रिक्स है, ये तो 3/2 की मैट्रिक्स ना, 3/3 की मैट्रिक्स है। देख लो 3 कॉलम है कि नहीं। तो हमने अगर A11 लिखा, A12 लिखा, यहाँ पे A13 लिखा, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो क्या ये यहाँ पे अलग हो जाएगा? नहीं, वही चीज़ रहेगी। बस वहाँ पे जो गली होती थी, यहाँ पे वो गली रो कहलाएगी और यहाँ पे ये जो घर होगा वो आपका कॉलम कहलाएगा। ओके, बस ये उदाहरण इसीलिए मैंने समझाया था। अगर आपको ऐसे नहीं याद होता तो आप यही सोच लो, गली नंबर 1 में जो पहला घर है वो किसका है? ए का है। अगर आपको ऐसे आसान लगता है तो ऐसे, ऐसे लगता है तो ऐसे, समझे? जैसे बात करें A11 मतलब कहाँ पे? ए। अब ये कैसे, अब इसको 2 तरीके से आप समझ सकते हो। एक तो हमने इस तरह से जो बताया, गली नंबर 1 में जो पहला घर है वो ए का है। दूसरा आप ये बता सकते हो कि रो 1 एंड कॉलम, यानी कि रो 1 और कॉलम 1 में जो है वो ए है। रो 1 और कॉलम 1 में जो है वो ए है। एंड अगर बात करें 1, 2 तो यानी रो 1 में और जो दूसरा कॉलम है वो कौन है? वो बी है, समझे? रो वही रहती है, बस कॉलम चेंज होता रहता है, समझे? जैसे यहाँ पे गली तो वही थी, बस घर जो है क्या हो रहे थे? चेंज हो रहे थे, फर्स्ट घर, दूसरा घर, तीसरा घर।
जैसे आप एक गली में जाओ तो गली तो वही है, बस उसमें घर पार्टीशन अलग अलग है कि नहीं, वही पार्टीशन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, समझे। या दूसरे तरह से घर बोलते हो तो घर को ही हम कॉलम बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे गली जो थी, गली को हम रो बोल देते हैं, गली तो वही है, बस आपका घर चेंज हो रहा है तो वही को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ओके, समझ में आएगा। A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। एंड हमने आपको एग्जांपल से भी समझाया, तब इसके ऊपर ले आए, समझे कि कैसे अगर आपको किसी के घर जाना है तो अगर आपने उसका एड्रेस बता दिया, गली नंबर 1 में जो पहला घर है वो A का है, गली नंबर 1 में जो दूसरा घर है वो B का है, बस। और ये क्या कहलाते हैं, ये जो हमने इस तरह से ये जो लिखे थे, ये क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ओके। और इस एलिमेंट्स का हमने नाम नहीं लिखा है, इस एलिमेंट्स को खोजना आपको है। जैसे हमने यहाँ पे जो है A लिख दिया था और वो खोजा कौन, पोस्टमैन को हमने कुरियर भेजा कि जाओ भैया फर्स्ट गली में पहले नंबर घर में जाओ, पता लगाओ कि कौन रहता है। तो वो भैया गए तो उनको मिले A, और उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट गली में जो पहला घर है वो A का है। उसी तरह मैट्रिक्स में भी है, मैट्रिक्स में हम यहाँ पे लिखे नहीं, आपको खुद पता लगाना, बस आप यहाँ पे पोस्टमैन जो हो आप हो, समझे, आपको पता लगाना। और यहाँ पे जो रो था, यहाँ पे जो गली थी वो रो बन गई, और यहाँ पे जो घर था वो आपका कॉलम बन गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया, समझे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था समझने में। अब चलते हैं अपने कौन से, इतनी बातें समझने के बाद अब आते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये समझ लेते हैं। चलो, इतनी बातें समझने के बाद अब आते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो भैया इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है। देखो ये भैया क्या बना रहे हो, मैट्रिक्स का वो नहीं है, समझ नहीं आता क्या। हमने लिया A11, आप तो समझ गए हो ना, पहला वाला आपका रो, दूसरा वाला आपका ये वाला होता है कॉलम, ये वाला आपका होता है रो। इतना बढ़िया एग्जांपल लेके समझाया हूँ। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है आपका M/N, ये M/N की है मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे आपका रो M है और कॉलम आपका N है, समझे। ये आपका 1 2, ये आपका 1 3 से लेकर आपका ये 1N तक जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉलम है वो आपका N तक जाती है, ओके। बात करें A21, A22, A23 से लेकर ये भी 2 जाएंगे आपका N तक, क्योंकि आपका कॉलम जो है N है। इसी तरह जो आपका रो कितने तक जाएगी, रो आपका M तक जाएगी, यानी कि M1, M2, M3 से लेकर आपका जाएगी MN तक, ओके, क्योंकि आपका कॉलम N है, रो आपका M है। समझ में आया कि आपका ये जो आपका रो जाएगा वो M तक जाएगा और कॉलम आपका N तक जाएगा। फिर हमने क्या किया, इतना से हमको समझ में आ गया कि आपकी रो जो है M है और आपका जो कॉलम है वो N तक जाता है, M/N, ओके। एंड हमने क्या किया, यहाँ पे कोई I रो ले लिया, I रो, तो ये I1, I2, I3 से लेके आपका ये IN तक जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉलम है N तक है। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, J कॉलम ले लिया, J कॉलम, तो J कॉलम ले लिया तो A 1J 2J और यहाँ पे आपका IJ हो गया, ओके। एंड यहाँ पे आपका MJ, ओके। तो ये आपका इससे हो जाता है, ओके। तो हमने I यहाँ पे रो मान लिया था और J हमने कॉलम मान लिया था। अब सुनो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमने मैट्रिक्स हो तो आप जानते हो, आप इस कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं लिखते। हमने क्या देखा कि यहाँ पे
हमने एलिमेंट्स मान लिया था, आपको पता है ए एलिमेंट्स होता है, आई हमने रो और जे आपका कॉलम हो गया, ए आई जे और आर्डर हो गया एम बाई एन। ओके, ए आई जे, आई यहाँ पे आपका रो डिनोट करता है, जे आपका कॉलम डिनोट करता है। ओके, कॉलम। ओके, समझ में आ गया, आई रो जे कॉलम हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया। तो अब कोई एग्जांपल लें, चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो भैया एग्जांपल नंबर 3 हमसे कहता है कि हमारे पास एक 3/2 की मैट्रिक्स है और हमारे पास ए आई जे इज इक्वल्स टू 1/2 का मॉड आई माइनस 3j। ओके, तो 3/2 की मैट्रिक्स है, ए आई जे है, समझे, आई यहाँ पे रो, जे आपका कॉलम। तो चलो पहले मैट्रिक्स का एड्रेस लिख लेते हैं। 3 रो होंगे, यानी A1 A2 A3। इस तरह से आपका A1 A2 A3 ये आपके क्या हैं, ये आपकी रो हैं, और इस तरह से ये जो है इस तरह से क्या है, ये आपके कॉलम हैं। एंड बात करें 1, पहले हम पूरा लिख देते हैं तब बताते हैं। A22 A23 A32 A33। अब तो समझ में आ ही गया हो गया ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ऐसा तो ये कितने बाई की मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स हमने ज़्यादा बना दी, 3/2 की मैट्रिक्स हमको लेनी है, 3/2 की मैट्रिक्स है ये हमारी। ओके, 3 रोज चाहिए और 2 कॉलम, तो 3 रोज हो ही ना गई और 2 कॉलम्स हो ही गए, तो इस तरह से हमको चाहिए। तो अगर बात करें A11, अगर हम बात करें A11, तो A11 हमारा क्या होगा, देखो जहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है, J भी 1 है और I भी 1 है। ओके, तो I की जगह 1 रख दो, समझे, I की जगह 1, J की जगह भी 1, तो इस तरह से हो गया। एंड 3 में से 1 गए -2, और ये जो मॉड है ये प्लस बना देगा, तो इस तरह से आपका 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। इस तरह से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर बात करें A12 की, तो A12 हमारा क्या आ जाएगा, देख लो, तो आपका यहाँ पे आपका फर्स्ट माइनस 3 दूना 6, इस तरह से 1 में से 6 गए -5, और ये मॉड क्या करेगा, प्लस में बना देगा। A12 इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा हमारे पास, ये 5/2 आ गया। एंड बात करें A21, तो A21 सारा कुछ मैं ही बताऊं, कुछ नहीं अपने से करोगे, चलो ठीक है बता देता हूँ। तो इस तरह से 1/2 और 2 माइनस 3 1 जा 3, बुक लेकर बैठना, समझे, 2 में से 3 गए, 2 में से 3 गए -1 और प्लस बना देगा, इस तरह से 1/2 हो जाएगा ये। और बात करें 2 की, तो 2 यानी कि 2 हो जाएगा ये। एंड बात करें तो आपका 3 दूना 6, अरे यहाँ पे 3 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 3 दूना 6, तो इस तरह से आपका 2 में से 6 गए, आपका -4 और प्लस आपका बना देगा ये, तो इस तरह से आपका ये आंसर 2 आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपका यहाँ पे पुट कर दो 1/2 एंड 2। एंड बात करें अगर आपसे पूछा जाए A31 कितना होगा, तो आप बता दो आराम से, अब 2 ठो अपने से निकाल लेना, समझे, यहाँ पे 2 अपने से पुट कर लेना, 2 की वैल्यू अपने से पुट कर लेना, समझे। ओके, तो इतनी सारी बातें हो गई कि नहीं। हाँ, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, बात करें एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स क्या होती है ये पढ़ लिया, मैट्रिक्स का यूजेस क्या है ये पढ़ लिया। एंड अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। ओके, अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। यानी मैट्रिक्स के कितने विभिन्न प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स कितनी विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहले आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके ओनली 1 रो हो और कॉलम जो है बहुत ढेर सारी हो।
जिसमें आपका ओनली वन रो हो, यानी ओनली वन रो हो, समझे, और कॉलम आपका n तक जाएं। ओके, और मैं सही बताऊं तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, ये इस तरह से होगा, मोटा 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 मोटा, 1 2 3 एंड 4, समझे, ये इस तरह से होगा, मोटाई में होगा, समझे, मोटाई में, इसका साइन इस तरह से है, मोटाई में होगा, मोटाई में बढ़ता जाएगा। एंड बात करें इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन तो इस तरह से होगा, बात करें A11 A12 एंड A13 से लेकर A1n तक जाएगा। ओके, जहाँ पे कॉलम आपकी n तक जाएंगी और रो आपका ओनली 1 होगा। अब बात करते हैं अपने दूसरी मैट्रिक्स के ऊपर, यहीं पे लिख देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपकी रो तो n तक रो तो आपकी बहुत ढेर सारी हों, पर आपका कॉलम केवल एक हो। जहाँ पे कॉलम केवल आपकी एक हो और रो बहुत ढेर सारी हों, वहाँ पे आपका कॉलम मैट्रिक्स। यानी बात करें तो ये आपका एकदम खम्बे की तरह होगा, खम्बा खम्बा खम्बा। ओके, ये खम्बा होगा, ये मोटा होगा, हाँ समझे, दोनों का साइन लिख लो, ये खम्बा होगा, ये मोटा होगा। यहाँ पे आपका 1 2 3 एंड यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से होगा, समझे। ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ओके ओके, आपका ये आपका जाएगा ऐसे A11 A12 ऐसे ले करके M इधर यही होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, गलती हो गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कहाँ से सेकंड कॉलम कहाँ से आ जाएगा, इस तरह से कॉलम एक ही होगी, रो ढेर सारी हो सकती है, समझे, खंबा की तरह होगा, समझे, इसका साइन है। एंड अब अपने बात करते हैं किसके ऊपर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। तीसरी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, रो आपका कॉलम के इक्वल ना हो, m इज नॉट इक्वल टू n, समझे। जैसे बात करें 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या है, देख लो, 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, क्या ये इक्वल है, नहीं, 2 रो और 3 कॉलम है, ये इक्वल नहीं है। जहाँ पे रो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ अब चौथा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पे आपका m इज इक्वल टू n हो, जहाँ आपका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, जहाँ पे उतनी ही रो हो और उतनी ही कॉलम हो। a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये 2/2 की हो गई। ओके, इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इस तरह से आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, जहाँ पे m इक्वल टू n हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, अब अपने पांचवा नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही प्रकार भी होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हम आपको एक स्टोरी ही सुनाएंगे, वो आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होगी। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पहला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, समझे।
अब डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले आप डायगोनल एलिमेंट समझो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी मैट्रिक्स में? एलिमेंट्स तो देखो, जैसे हमने लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सब तो जानते हो ना क्या है? एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स अभी पढ़ाए हैं ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, गली नंबर 1, गली नंबर 1 में पहला घर, ये सब तो पढ़े ना अभी बहुत मज़ेदार तरीके से। ये 3 होगा, सॉरी 3। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? जहाँ पे आप डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल अभी मैट्रिक्स की बात नहीं करते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे i इज़ इक्वल टू j हो, जहाँ पे i जो है j के इक्वल हो। तो कहाँ कहाँ पे देख सकते हो आपका i जो है j के इक्वल है? हमने बताया था कि aij, जहाँ पे i रो j कॉलम होता है। अभी पढ़े हो कि नहीं? चलो जो जिसको याद ना रहा हो तो इस तरह से आपका ये वाला रो और ये वाला कॉलम हो गया। तो देखो यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल हैं, यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल हैं, और यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल हैं, यानी i इज़ इक्वल टू j इन्हीं तीनों में है। तो यही तीनों आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, बहुत लोग सोचे होंगे क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे? नहीं, ये डायगोनल एलिमेंट्स इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि आपका यहाँ पे i जो है आपका j के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आपका 1 3 है, जो कि आपका अगर यहाँ 1 1 होता तो आपका इक्वल हो जाता। यहाँ पे आपका इक्वल है, यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ये सभी लिख देते हैं यहाँ पे। A12, A13, A21, A23, A31, A32, ये सभी आपके डायगोनल हैं। बेवकूफ़ कहीं के, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ये सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 1 2 2 एंड 3 3, यही आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स हैं केवल यही तीनों। ओके, तो इस तरह से अब आते हैं यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स समझते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमसे क्या कहती है कि यहाँ पे आपके ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स थे A11, A22, A23, यानी 1 0 0, पहले लिख देते हैं तब समझाते हैं। तो ये आपको पता है ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमसे क्या कहती है कि इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी जो एलिमेंट्स होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो क्या होंगे? 0 होंगे। 0 0 0। फिर से समझाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें आपके इस डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स जो होते हैं नॉन डायगोनल, उन सभी 0 होते हैं। ओके, जहाँ पे i जो है j के इक्वल है वहाँ पे आपका 0 नहीं होगा। जहाँ पे i आपका 0, i जो है आपका j के इक्वल नहीं है वहाँ पे आपका 0 होगा। देख लो, यहाँ पे i 0 के इक्वल नहीं था। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे i j के इक्वल नहीं था क्योंकि 2 1 था। यहाँ पे इस तरह से यहाँ 0 हो गया। ये 3 जगह, ये 3 जगह, और यहाँ पे केवल आपकी जो है नंबर्स लिखे होंगे। ओके, डायगोनल एलिमेंट समझ में आया कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हों वो सारे 0। नॉन डायगोनल मतलब जो डायगोनल ना हो। ओके, वो सभी क्या हों? 0 होंगे। इस तरह से ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब हम ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, ये याद रखना। ये देख रहे हो ना, ये 3×3 की मैट्रिक्स है कि नहीं? ये 3×3 की मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए इसको। अब तीसरा वाला आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट नंबर लिखे थे, यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखे हैं, यहाँ पे देखो 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2। यहाँ पे सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे।
समझे? यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी इक्वल होंगे। यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 देख रहे हो, सारे डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हैं, इक्वल हैं। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे भी 0 हैं। और यहाँ पे इसकी कंडीशन ये है कि इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और साथ साथ इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। देख लो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर भी है और डायगोनल भी है और स्केलर भी है। अब तीसरी जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है भैया जी? यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनके जो है वो आएगा सारे नंबर का डुप्लीकेट। वो यहाँ पे क्या होगा, केवल आपका 1 1 आएगा, 1, समझे? यहाँ पे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, समझे? और कोई नंबर नहीं होगा, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 1 होंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर का डुप्लीकेट हो सकता है, यहाँ पे केवल 1 का ही डुप्लीकेट होगा, समझे? डुप्लीकेट यानी 1 की तरह ही लोग पाए जाएंगे। यहाँ पे केवल 1 होगा, समझे? यहाँ पे आपका 3 4 3 भी हो सकता है, 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5। यहाँ पे केवल 1 होगा, समझे? तो इस तरह से ये स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है, आइडेंटिटी भी है, समझे? अब एक कहानी याद करने से पहले एक और मैट्रिक्स बता देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो एक और मैट्रिक्स बताने से पहले अब ये कहानी बता देते हैं। देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दादाजी हैं, दादाजी, समझे? ये दादाजी हैं, ये अपने बेटवा डायगोनल को पैदा किए। ये क्या है, डायगोनल को पैदा किए। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्केलर को पैदा किया। स्केलर ने पैदा किया आइडेंटिटी। ऐसे पुश्त चली आ रही है, जैसे आपके ख़ानदान में आपके दादा, फिर पापा, फिर आप, फिर आपके बच्चे होंगे, ऐसे ही इसमें भी है। स्क्वायर के फिर हुआ डायगोनल के पापा, वो डायगोनल के बेटवा हुआ स्केलर, और फिर स्केलर का बेटवा हुआ आइडेंटिटी। देख रहे हो, ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप है कि स्क्वायर ने पैदा किया डायगोनल को, डायगोनल फिर पैदा किया स्केलर को आइडेंटिटी पैदा किया, समझे? और फिर आइडेंटिटी पैदा कर दिया नल मैट्रिक्स, जिसके अंदर 0 अंडा। आप फिर से समझाते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स दादाजी हैं, दादाजी का अंश तो सब में पाया जाएगा। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स दादाजी हैं, यहीं से मुख्य शुरुआत हुई है। तो देखो इनको जो है सभी में दादा के अपने गुण होने चाहिए, जैसे दादा और बाप के सभी में गुण पाए जाने चाहिए। जैसे ये हैं तो स्क्वायर का इनमें गुण पाए जाना चाहिए, इसमें आपका स्क्वायर भी होना चाहिए, डायगोनल भी। आप यही बताओ, आपके अंदर जो खून होगा आपका दादा का भी होगा, आपके पापा का भी होगा। इसी तरह ये स्केलर आपका नाती हो गया, अब नाती में अपने दादा का भी खून होगा और उसके पापा का भी होगा। तो स्केलर और डायगोनल दोनों हो गए, इधर स्केलर भी हो गया, डायगोनल भी हो गया और स्क्वायर भी हो गया, क्योंकि स्क्वायर ने उसके दादाजी हैं और यहाँ पे उसके पापा जो हैं डायगोनल हैं। अब ये आइडेंटिटी की बात होती है, तो आइडेंटिटी ये तीनों देगा, क्योंकि आइडेंटिटी में तीनों गुण पाए जाएंगे, उसके दादा का, स्केलर के दादा का, स्केलर के पापा का, फिर स्केलर खुद। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। देखो जैसे आप हो तो आपके बाबा का, आपके पापा का, आप में खून तो पाया जाएगा, वैसे ही इनका है। देखो जैसे यहाँ पे स्केलर जो है ये नाती था, यानी आप जो है पोते हो किसी के, मान लो आपके दादाजी हैं तो आप उनके क्या हो, पोते हो। ये नाती, ये पोता है उनका, पोता, समझे? ये उनका बेटवा है, स्क्वायर का बेटा है, ये बेटा सॉरी बेटी नहीं, बेटा। स्क्वायर का बेटा डायगोनल का बेटा स्केलर का बेटा आइडेंटिटी, समझे? ये आपका परपोता हो गया, परपोता। तो देखो स्केलर के जो अंदर गुण होगा वो स्क्वायर का भी होगा और डायगोनल का भी होगा, क्योंकि वो अपने दादा और पापा की तरह तो होगा ही,
दादा और पापा की तरफ में तो होगा ही, है कि नहीं। और देखो आइडेंटिटी के अंदर अपने परदादा का भी होगा, दादा का भी होगा, पापा का भी होगा, तीनों का गुण पाया जाएगा। वैसे ही जब से आप मान लो अपने पापा की बेटे हो तो आपके पापा के पापा और फिर उनके पापा ऐसे ही इनका रिलेशनशिप है, समझे। समझ में आ गया कि डायगोनल के अंदर स्क्वायर का और स्केलर के अंदर आपका स्क्वायर भी होना चाहिए, डायगोनल भी होना चाहिए और स्केलर खुद होना चाहिए। और आइडेंटिटी के अंदर तो तीन होना चाहिए क्योंकि ये परपोता है, इसके अंदर तो सबका होना चाहिए। और नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, समझे। यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं 0 होंगे। ये 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन की है, बता देते हैं आपको वो भी। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले समझा देते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे जैसे 1 2 3 और 4 5 और 6 7 और ये 0 और ये 0। तो देखो अब इसका केस समझो। इसका केस ये है कि यहाँ पे जो ये डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं और साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनको मिलाकर ये एक ट्रायंगल बनाता है। डायगोनल एलिमेंट्स अपने ऊपर वाले, अपर मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स के साथ ये एक ट्रायंगल बनाता है इस तरह से। यानी 1 2 3 4 5 और 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। ये भी 0 होगा, समझे, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ट्रायंगल बनाने वाले एलिमेंट्स तो इनके नंबर्स होंगे, बाकी जो नीचे होंगे जो नॉन डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वाला जो ट्रायंगल बना है। अब आते हैं लोअर ट्रायंगुलर। पहले ये भी देख लो तो अच्छे से समझ में क्लियरिटी आ जाएगी तुमको, देख लेना। ना आएगी तो मैं नाम बदल दूंगा अपना, अगर ना आएगी क्लियरिटी तो देख ले। लोअर ट्रायंगल मतलब नीचे वाला ट्रायंगल जो बने, यानी 1 2 and 3 4 5 6 7 8 9। अब हम देखना क्या करेंगे। ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये। अब डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स के साथ इनका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका लोअर हो गया। और ये सभी एलिमेंट जो होंगे ये सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। देख लो ये सभी नॉन डायगोनल कहलाए, ये नॉन डायगोनल वाले 0 हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी नॉन डायगोनल थे, ये तीनों नॉन डायगोनल थे, पर इसने क्या किया, नीचे ट्रायंगल बना दिया। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए, यानी ये एलिमेंट्स हो गए। इस तरह से ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर। इसमें क्या होता है, नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होते हैं, इसमें ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ये क्या करता है, ऊपर वाले से अपना क्या करता है, ट्रायंगल बनाता है, और ये क्या करता है, नीचे वाले से अपना ट्रायंगल बनाता है। इसीलिए इसका नाम रखा है अपर ट्रायंगुलर, इसका नाम रखा है लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में लोअर वाला ट्रायंगल बनाता है और ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। और अपर वाले में ऊपर वाले के साथ ट्रायंगल बनता है और नीचे सारे एलिमेंट 0 होते हैं। इस तरह से ये हो गया, क्लियर हो गया सारी चीज़ें। अब बात करते हैं अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये जो कि अब हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स बराबर कब होगी, तो इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, समझे। तो समझो, हमारे पास एक, ओहो पेन का छर्रा ही उड़ गया। क्यों रोते हो भाई, चलो हो गया। तो देखो
यहाँ पे आपका ये लड़की है, इसका नाम है चिंकी, इसका नाम है मिंकी। ये चिंकी है, ये पिंकी है, मान लो ये चिंकी पिंकी, दो लड़कियां हैं चिंकी पिंकी। अब मैं कहा कि ये दोनों इक्वल कब होंगी, ये दोनों बराबर कब होंगी, जब या तो ये कंपरेबल हों, कंपरेबल मतलब तुलना करने लायक हों, तुलना करने लायक होंगी तभी ना इनको बराबर कहेंगे। मान लो ये काली और ये गोरी है तो इनकी सूरत शक्ल अलग अलग हो जाएगी, इसलिए ये कंपरेबल नहीं होंगी। इनकी शक्ल जब मैच करेंगी तभी ये क्या कहेंगी, तभी ये क्या करेंगी, बराबर कहलाएंगी। तो पहली लिख लो कि दो मैट्रिक्स, इसी केस में ऐसे ही मैट्रिक्स में भी होता है कि मैट्रिक्स जो है कंपरेबल होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स जो है बराबर होनी चाहिए, यानी इनकी शक्ल सूरत मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काली हो ये गोरी हो, ऐसे नहीं, दोनों सेम की सेम चेहरा का होना चाहिए। जैसे इसकी शक्ल है वैसे इसकी शक्ल होनी चाहिए, सारी की सारी बनावटें एक ही जैसी होनी चाहिए। इसकी भी बनावट, ये जितनी लंबी ये है, जितनी मोटी ये है, जितना इसका चेहरा है इतना इसका भी होना चाहिए, तभी ये जो है आपकी बराबर कहलाएंगी। समझे? एक तो ये आ गया कि आपका इसी तरह मैट्रिक्स में भी होता है। मैट्रिक्स में क्या है कि आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए वो इक्वल, कि यानी कि वो मान लो अगर ये 1 2 3 4 यानी ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो भी 2/2 की होनी चाहिए, 2/3 की मैट्रिक्स नहीं हो जाएगी। समझे? ये भी 2/2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी तभी हम जो है उनको इक्वल कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ लिया कि दोनों की शक्ल जब एक तरह होगी तभी वो बराबर कहलाएंगी, वरना नहीं। और दूसरी कि इनमें जो प्रॉपर्टी हो इनके भी अंदर हो, यानी ये अच्छा सा बोलती हो तो ये भी उसकी तरह बोलती हो, दोनों अच्छे से खाती हों, दोनों एक समान खाती हों, दोनों एक समान नहाती हों, सारा काम एक जैसा करती हों। समझे? तो इनकी सारी गुण, यानी इनके सारे गुण एक तरह होने चाहिए, तभी ना इनको हम बराबर कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत मैच खाती हैं, एक दूसरे के बहुत ही बराबर हैं। समझे? ना ये ज़्यादा ना ये, दोनों बराबर कब होंगी, जब दोनों के इसके अंदर भी गुण बराबर हो, इसके अंदर 36 गुण है तो इसके अंदर भी 36 गुण हो। ऐसा नहीं है कि इसके 36 है तो इसके 35 में चाहिए, नहीं, दोनों के अंदर गुण जब बराबर होंगे तभी हम जो है इसको बराबर कहेंगे। उसी तरह सेम मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इक्वल होने चाहिए, यानी मैट्रिक्स के अंदर के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर मान लो 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 2 3 4 है तो इसके अंदर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनको कहते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, ये इक्वल होने चाहिए। और इनके जैसे अब एग्जांपल पे आओ, समझो, जैसे इनके अंदर जो गुण है इसके अंदर भी होने चाहिए, तो इसके अंदर गुण जो हैं दोनों के अंदर जब बराबर होंगे तभी ना इनको कहेंगे ये दोनों सेम टू सेम हैं। अगर मैट्रिक्स के अंदर के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो दूसरी वाले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हैं तो हम बोल देते हैं वो इक्वल मैट्रिक्स है। ओके, तो अब और थोड़े से कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल सॉल्व करने के बाद वीडियो को एंड करेंगे। समझे? तो चलो, जैसे बात करें आपका यहाँ पे आपका, अरे यार मैं बार बार उसी पेन को उठा लेता हूँ, मेरी कितनी गंदी आदतें हैं। जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 एंड 4 है एंड यहाँ पे एक इक्वल मैट्रिक्स है x y और z। यहाँ पे आपका x y z और ये a है। तो अब बताना है कि आपको x की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू। तो अभी मैंने बोला कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनका दो ऑर्डर है वो सेम हो, यानी कि उनकी शक्ल सूरतें बराबर हों, ऑर्डर बराबर हों। हमने एग्जांपल लेकर भी समझाया है कि नहीं? इतने बढ़िया से समझाया हूँ, समझ में तो आना ही चाहिए ना। और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी x जो है 1 के इक्वल हो
y जो है 2 के इक्वल हो, z जो है 3 के इक्वल हो और a जो है 4 के इक्वल हो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गया तो ये मैट्रिक्स इक्वल हो गई। अब एनसीईआरटी का जो है लास्ट वाला यानी 5th एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसके बाद वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। मरवा डाला रे, इतना पढ़ाओगे तो मर जाएंगे। चलो हो गया, चलो चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं फिर। 5c माइनस डी और 4c प्लस 3d 4। कृपया बुक लेकर बैठें, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो सॉरी फॉर दैट। मैं बुक लेकर बैठा हूँ और मैं सवाल को नोट करता रहता हूँ और आपको फिर करवाता हूँ। ओके, 24 इस तरह से आपका A B C और D की हमसे वैल्यू पूछी है। ओके, तो चलो आओ फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो 2A प्लस B, आपका मैंने बोला था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और जितनी मैट्रिक्स ये ऑर्डर जितने की ये है उतनी की ये भी होने, यानी ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की होनी चाहिए, समझे? हाँ, यानी ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल होने चाहिए। A माइनस 2B इज इक्वल टू -3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। 5C माइनस D इज इक्वल टू 11, 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। इसको हमने फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ इक्वेशन कह दिया। ओके, एंड बात करें फर्स्ट इक्वेशन में हमने थोड़ा छेड़छाड़ किया, उसको छेड़ा। छेड़ेंगे तुमको, आओ आओ आओ। हमने बी को क्या कहा, फेंक दिया उधर, बोले चल भग, तो बी गए भाई साहब उधर माइनस में हो गए। एंड बात करें तो हमने 2 को नीचे भेज दिया, तो ए की वैल्यू आ गई 4 माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 2। कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट नंबर होती है अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे डिवाइड में चली जाती है। ओके, ये बात छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद करिए करिए। तो आपका ये जो ए की वैल्यू है अब आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए, इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू रख दीजिए। ए कहाँ है, ये है, तो 4 माइनस बी अपॉन 2 माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 3 6 -6 और ये 4 माइनस बी ही रहेगा। अब देखो इसको क्या करो, फेंक दो उधर, फेंक दो उधर। तो ये भाई साहब फेंक दिए उधर, तो ये क्या करे, माइनस में चले गए, प्लस में थे माइनस में चले गए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 4 10, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा पर माइनस लगा ही रहेगा। वो जो नंबर होंगे, वो जो नंबर्स होंगे वो प्लस हो जाएंगे। 6 4 10 हो जाएगा और माइनस 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 ही रहेगा, और ये माइनस ही रहेगा और प्लस 5 4 वो 5 1 ओ सॉरी कितना कह रहा हूँ, 4b और 1b कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। माइनस से माइनस हट जाएगा, 5 दूनी 10, b की वैल्यू जो होगी 2 आ गई। अब b की वैल्यू इसमें रख दो, अब इसमें रख देंगे। अब b की वैल्यू इसमें रख दोगे तो कितनी हो जाएगी, 4 में 2 गए 2, a की वैल्यू 1। अब हमको देखना है कि क्या हमारी वैल्यू क्या ठीक है कि नहीं। तो चलो ये जो इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें जो है आप a का मान रख दो, a की वैल्यू रख दो। तो a की वैल्यू 1 थी और b की वैल्यू 2 थी, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, देख लो 4 के बराबर आ गया कि नहीं। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो टोटली सही है, सही है, सही है। अब एक इक्वेशन ये वाली लेते हैं और इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तीसरी वाली इक्वेशन में कुछ छेड़छाड़ करते हैं। अब हमको c और d का मान चाहिए। 5c माइनस d इज इक्वल टू 11। ओके, अब इसको हम क्या किए, d को उधर भेज दिए, तो ये 11 प्लस d और ये 5c हो गया, और ये c क्या हो गया, 11 प्लस d अपॉन 5 नीचे चला गया। अब इस वैल्यू को क्या करो, फोर्थ इक्वेशन में रख दो और आंसर आ जाएगा। चलो रख देते हैं, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब c की वैल्यू क्या है, 11 प्लस d अपॉन 5 प्लस
3 D इज इक्वल्स टू 24, 11 चौक 44 प्लस 4 D, 5 तिहाई 15 D, और 24 पंचे 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 तो 12, 120। अब देखो क्या आ जाएगा, ये 15 D और ये 4, 15 4 19 D, और इस 44 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, भेज दो, फेंक दो उधर से। ये क्या आ जाएगा, ये 120 में से 44 गए 76 आ जाएगा, 19 चौक 76, यानी D की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब 4 को क्या करो, C की वैल्यू में पुट कर दो, तो आपका क्या आ गया, आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें पुट कर दो, 11 प्लस D की वैल्यू कितनी है 4, C की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 11 4 15 15 15, अरे यार 15/5 आया, 5 तिहाई 15, C की वैल्यू 3, बहुत हौच पौच हो गया है, इसलिए हम आओ वैल्यू उधर लिख देते हैं। जैसे आपको हम खुद ही हौच पौच हो गया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखो A की वैल्यू हमारी कितनी आई है, A की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, B की वैल्यू हमारे पास 2 आई है क्या, हाँ B की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। C की वैल्यू, तो C की वैल्यू आपकी D की वैल्यू आपकी 4 आई है, C की वैल्यू आपकी 3 आई है क्या, हाँ, तो C की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। आज की ये वीडियो यहीं पे समापन होती है, तब तक पढ़ाई करते रहें और वेस्ट मत करें टाइम को, समझे। तो चलो चलते हैं उंगली फोड़ने खूब, तो चलो बाय बाय, टाटा सी यू, और अच्छे से पढ़ो लिखो, ऑल द मेरे बेस्ट भाई, मेरे भाइयों बहनों अच्छे से पढ़ो, बाय बाय, टाटा सी यू।